लोग कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और एसएससी एमटीएस की तैयारी में आप ज़बरदस्त रूप से लगे हो मेरे भाई। हर किसी का सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी लगे भाई, ठीक है? और आपकी नौकरी में थोड़ा-सा मदद करने के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई करा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय में प्रीवियस ईयर के प्रश्न को लगाना। और साथ में चारों ऑप्शन का भाई, एक-एक ऑप्शन का मैं डिस्क्राइब करके भाई आपको एक-एक प्रश्न कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में देखेंगे 1 अक्टूबर 2024 के पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। और आपको तो पता है ना कि एमटीएस का कट ऑफ तैयार किया जाता है, नौकरी दिया जाता है, फाइनल सिलेक्शन किया जाता है, तो इंग्लिश सेक्शन और जीके वाला सेक्शन के ऊपर ही, ठीक है? बस इन्हीं 2 सेक्शन का नंबर को ऐड करके आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है। तो जीके भाई 25 में 25 करना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है कि मैं डिटेल्स में बहुत कम समय में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 1-1 घंटा का मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। बहुत कम समय में आपको सारे प्रश्न डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और वीडियो में जो कमेंट करवाएंगे ना, प्रश्न जो आपसे पूछेंगे, उस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न अब आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो मेरे भाई, ये जो प्रश्न पूछा गया ना, मैंने भी देखा कि पेपर के बाद भी बहुत सारे साइट पे बहुत ही कम प्रतिशत बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। चलो आज आप लोग इसका आंसर जानने का कोशिश करेंगे। लिखा गया है कौवल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में कौवल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आपको ध्यान में रखना है। एक बार तो हद हो गया मेरे भाई, मैंने चेक किया कौवल वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, तो एक पेपर में पूछा था कि तेलंगाना के किस जिला में स्थित है भाई। ये सवाल बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। केवल 6% बच्चे पेपर के बाद भी इस क्वेश्चन को आंसर कर पाए थे। तो ध्यान रखना मेरे भाई, आदिलाबाद जिला, याद रखो भाई, आदिलाबाद इसका करेक्ट आंसर। जिला में अगर पूछे तो आदिलाबाद जिला, और राज्य कौन सा? तेलंगाना राज्य। यहां से क्लियर हुआ ना मेरे भाई। अच्छा, ये किसके लिए बनाया गया है कौवल वन्य जीव अभयारण्य? इसमें आपको ज्यादातर मात्रा में तो बाघ दिखेंगे, ठीक है, और कुछ मात्रा में आपको तेंदुआ दिख जाएगा और साथ में हिरन भी दिख जाएगा, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया होगा आपका कौवल वन्य जीव अभयारण्य। अब थोड़ा सा बात करते हैं भाई, तेलंगाना में क्या और भी वन्य जीव अभयारण्य मौजूद है? हाँ भाई, याद रखो मंजीरा। कौन सा? मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य भाई, याद रखना, बहुत ही पेपर में पूछा गया है। साथ में पाखल का नाम मत भूलना, पाखल वन्य जीव अभयारण्य भी आपके तेलंगाना में स्थित है। अब आते हैं ऑप्शन में, देखते हैं महाराष्ट्र ऑप्शन के बारे में। देखो महाराष्ट्र में तो आप लोग पढ़े भी होंगे, मेलघाट बाघ अभयारण्य, ताडोबा, याद है ना भाई, ताडोपा राष्ट्रीय उद्यान। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े तो हो पक्का, बस आपका रिवीजन कराना है भाई, ठीक है। ओडिशा में याद होगा सिमलीपाल है, भीतरकनिका है, सिमलीपाल है, भीतरकनिका है, ये आपको याद होगा, ठीक है। गुजरात में याद है ब्लैक बक नेशनल उद्यान, गुजरात में स्थित है। कहाँ भाई? ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है, उद्यान जो है, गुजरात में स्थित है। गिर कहाँ है भाई? तो गिर भी तो गुजरात में ही है ना, याद है सब। कच्छ का रण कहाँ है? तो गुजरात में है। अब बताओ इस प्रश्न में मैंने कितना प्रश्न बता रखा है भाई। एक एक प्रश्न का एक एक ऑप्शन देखेंगे, इसलिए वीडियो को क्या कर दो, जल्दी से लाइक और कमेंट कर दो बढ़िया सा कि हाँ सर मजा आ गया क्वेश्चन देख के, ठीक है। देखो अब आपके लिए मैंने क्या कर रखा है, स्टडी पॉइंट 11 चैनल पे जाइए। आप अभी मौजूद है आप स्टडी पॉइंट 11 चैनल पे। आपको सीएचएसएल का जीके का जो सेक्शन है 2024 का पेपर जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, उसका सॉल्यूशन कराया जा रहा है। साथ में एमटीएस, जो अभी आप इस प्लेलिस्ट से जुड़े हैं मेरे भाई, तो आपको इसमें आपको पेपर मिलेगा एमटीएस का 2024 का। और साथ में सीजीएल का भी कराया जा रहा है भाई, यानी कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जिम्मा स्टडी पॉइंट 11 उठा चुका है। एक एक प्रश्न ऑफिशियल पेपर से कराया जाता है, अपने मन से इधर उधर का प्रश्न नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2025 का साल, ठीक। तो 2024 का सीजीएल का पेपर यहाँ देखिए। साथ में मेरे भाई जो भी रेलवे वाले मेरे भाई है, उनके लिए तो और बड़ी सीरीज चल रही है। 99 पेपर जो हुआ था 2022 में ग्रुप डी का, उसके एक एक प्रश्न साइंस का ऑफिशियल पेपर से सॉल्व कराया जा रहा है डिटेल में, ठीक है। और जो भी जीके पढ़ना चाहते हैं, आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए 99 शिफ्ट का जीके के सेक्शन का भी जो 20 प्रश्न पूछा जाता है जीके का, उस प्रश्न को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है और कराया जा रहा है। आरपीएफ एसआई प्रीवियस ईयर 2024 अभी हाल ही में समाप्त हुआ, उसका भी पेपर जारी कराया गया है, ठीक है। और ये देखो महा सीरीज है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 में
कुल 133 पेपर कराया गया है मेरे भाई। और 133 पेपर अगर आपको देखना है भाई तो फ्री में आप देख सकते हैं, बस प्लेलिस्ट पे जाइए, आप मजा लीजिए भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑटोमेटिक आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न को। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का अनुपात सबसे कम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तबीयत ठीक नहीं है भाई, लेकिन फिर भी क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इतने बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पेपर का सॉल्यूशन कराइए, जल्दी जल्दी कराइए, तो फिर अपना तबीयत को थोड़ा साइड में भी रखना पड़ जाता है। ठीक है, तो पुदुचेरी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मेरे भाई थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार बताया गया कि मौलिक कर्तव्य जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना इसका मेन कर्तव्य है मौलिक कर्तव्य का। अब भैया ये मौलिक कर्तव्य क्या चीज़ है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, मौलिक कर्तव्य पे थोड़ा सा फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से पेपर में सवाल फंस जाते हैं। तो हमारे संविधान में जो भाग 4 है, भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में जब शुरुआत हुआ था संविधान का, उस समय कितना मौलिक कर्तव्य था? तो 10 मौलिक कर्तव्य दिया गया था, बताया गया था। लेकिन वर्तमान समय में 11 हो गया भाई। एक मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में बढ़ाया गया है। और वो कब बढ़ाया गया? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन में ये 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। भाई डिटेल में पढ़ रहे हो तो लाइक और कमेंट बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, बीच बीच में आपसे मैं प्रश्न भी करने वाला हूँ, घबराओ नहीं। ठीक है, प्रश्न पूछा गया, मणिपुरी शैली के किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार सिंहजीत सिंह के द्वारा सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार 2014 में जीता था। ठीक है ना। खास बात यह है मेरे भाई इस प्रश्न का, मणिपुरी नृत्य शैली याद रखिएगा, पेपर में फिर से पूछेगा भाई, बिल्कुल पूछेगा, 100% पूछेगा, ध्यान रखना। राजकुमार सिंहजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियां बना सकती है। ठीक है भाई, जो वनस्पति के विकास में सहायता करती है। ऐसी स्थलाकृति का एक उदाहरण क्या है? करेक्ट आंसर होगा नदी डेल्टा इसको बोलते हैं। यानी जो नदी विभाजन होता है मेरे भाई, जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियां बना सकती है, जो वनस्पति के विकास में सहायता करती है, तो नदी डेल्टा के नाम से आप उदाहरण में समझ सकते हैं। बात करें नदी डेल्टा क्या चीज है भाई, ये नदी डेल्टा होता क्या, ये आपको पता है ना? देखो, नदी डेल्टा नदी के मुहाने पर जो बनते हैं ना, उसको बोलते हैं नदी डेल्टा बोलते हैं। जहां से मुहाना होता है नदी का, जहां पर समुद्र जो है सागर या झील जैसे स्थिर जल निकाय से मिलते हैं, जिससे तलछट जो होता है वो जमा हो जाता है मेरे भाई, ये बोलते हैं नदी डेल्टा। क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा प्रश्न रहेगा जो क्लियर हम यहाँ नहीं करा सकते भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, तो उसका मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा, तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बिल्कुल जुड़ जाना है मेरे भाई। ठीक है, पैसा वैसा कुछ नहीं लगता है, बस आप जुड़ो और आनंद लो। ठीक है, देखो इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तो 2023 में भारत में इंटर कॉन्टिनेंटल कप प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण खेला गया? भाई 2023 का है, बस तीसरा था, थर्ड था, ये इतना याद रखेंगे और इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो करंट अफेयर का सवाल था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत की जाती है? भाई अगर इनमें से एक का भी नाम तुम पकड़ लिए रहते परीक्षा में, तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन सही हो जाता। अगर इसमें से एक भी नहीं याद है तो भाई सितारा देवी को कौन भूलेगा, बताओ? सितारा देवी भूलने वाली हैं? कथक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सितारा देवी हो, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया, उमा शर्मा, ये सारे के सारे आपके शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत करती हैं। कौन सा? कथक। याद रखिएगा। थोड़ा सा शास्त्रीय नृत्य की तरफ रथ को मुड़ा जाए, और कुल बताइए शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8 है भाई। ठीक है, कोई कोई 9 बताता है, 6 अभी शायद शास्त्रीय नृत्य में नहीं जोड़ा गया है मेरे भाई। ठीक है, 6 नृत्यों को आप लोग ध्यान में भी रखिएगा। ठीक है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन सा है? ओडिसी है, कहाँ किया जाता है? उड़ीसा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक जो है भाई यूपी का है ना, कथक कहाँ का है? यूपी का है। कथक कली पूछ दे भाई, कथक
कल ही पूछ दे तो केरल बता देना, ठीक है ना मेरे भाई। खुश हो डिटेल सोल्यूशन से तो बताया करो, कमेंट में तो बता रहे थे कि सर डिटेल में बताइए, लेकर आ गए, देखते हैं कितना लाइक और कितना कमेंट होता है इस वीडियो पे, ठीक है। मणिपुरी होता है तो मणिपुर का ही है भाई, इसको तो बताने की कोई जरूरत है नहीं। मोहिनी अट्टम एक होता है, ये भी केरल का होता है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। और एक होता है मोस्ट इंपोर्टेंट सतरिया, ये होता है असम का, याद रखिएगा, ठीक है ना। सतरिया कहाँ का है, असम का है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया, गैर ध्रुवीय नॉन पोलर अणुओं में क्या होता है। देखो मेरे भाई, नॉन पोलर अणुओं में होता है तात्क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का मेरे भाई डिटेल में बता दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। यहाँ मैं इसका डिस्क्राइब करूँ तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया, सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में एस का क्या दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्फ। भैया SHG का फुल फॉर्म याद है कि नहीं आपको, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए तो SHG का कमेंट बॉक्स में बताना है फुल फॉर्म। देखते हैं कौन मेरा भाई बताता है फुल फॉर्म, करेक्ट बताना है भाई, ठीक है, कोशिश करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन शताब्दियों के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने ऐतिहासिक सिल्क रूट पर चीन की यात्रा की। करेक्ट आंसर होगा पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी में। जैसे फाहियान आया था मेरे भाई, तो पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी से आप रिलेट करके इस प्रश्न का उत्तर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। वन लाइनर फॉर्म का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1928 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्यों का सबसे प्रिय देवता निम्नलिखित में से कौन था। तो करेक्ट आंसर होगा इंद्र होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आर्यों का सबसे प्रिय देवता है इंद्र है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल्स जानते हैं। इंद्र को मेरे भाई वैदिक समाज में देवताओं के राजा के नाम से जाना जाता था, और ये मुख्य रूप से वर्षा, गरज, युद्ध के देवता के रूप में इनको जाना जाता है, आपको याद होगा। अच्छा, ऋग्वेद में बार बार पेपर में आता है कि इनका उल्लेख कितना बार हुआ है, तो 250 बार इंद्र देवता का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हड़प्पा नगर नियोजन आप लोग पढ़े होंगे भाई डिटेल्स में, हम भी बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो हड़प्पा के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन कराया था एक बार। तो पहला कथन दिया गया, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक गढ़ होता है। तो बिल्कुल भाई ये सही कथन है, प्रत्येक नगर में एक गढ़ बना हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो। दूसरा कथन लिखा गया, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मेरे भाई, ऐसा कोई देखा नहीं गया कि हर एक प्रत्येक नगर में एक मंदिर होगा, ऐसा कोई ठीक नहीं था, ये कथन गलत है। हड़प्पा सभ्यता में हर इमारत बलुआ पत्थर से बनी होती है, भाई ये तो बिल्कुल गलत है, बार बार पढ़ाया जाता है। पक्की ईंट से बना हुआ है मेरे भाई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में इमारत जो बना है पक्की ईंट के द्वारा बनाया गया है। तो कथन 2 है और कथन 3 है, ये तीनों दोनों के दोनों क्या है, गलत है। तो 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है, गलत है, और गलत ही पूछा था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। खाली स्थान दिया गया, ऐसे अग्रणी थे जिन्होंने शास्त्रीय राग वादन के लिए हवाईयन स्लाइड गिटार में बदलाव किया था। करेक्ट आंसर होगा बृजभूषण काबरा। भाई 2% बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दे पाया था, ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न था। तो बृजभूषण काबरा ऐसे अग्रणी थे जिन्होंने शास्त्रीय राग वादन के लिए हवाईयन स्लाइड गिटार में बदलाव किया था। बृजभूषण काबरा का नाम भूलना नहीं है भाई, काबरा का नाम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोगाली बिहू मनाया जाता है असम राज्य में। भाई बिहू आते आप लोग असम की तरफ भाग ही जाते हो भाई, इसमें क्या बताएं। चलो जब भाग जाते हो तो बिहू 3 प्रकार का होता है, याद रख लो। एक है बोहाग बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। बोहाग बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू, ये 3 बिहू होते हैं। अब आओ गुजरात में चलते हैं, थोड़ा गुजरात के त्यौहार देखें भाई। तो उत्तरायण त्यौहार के नाम से यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है, उत्तरायण। एक रण उत्सव भी मनाया जाता है, कहाँ, तो गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। झारखंड में चले तो सरहुल का नाम कौन भूलेगा भाई, पेपर में इतना बार पूछा गया क्या भूलने का मन ही नहीं करता है। कर्मा भी याद रखना भाई, आपका झारखंड का है। और कर्मा के बाद ले चलते हैं टूसू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूसू फेस्टिवल, इतना बार पेपर में पूछा गया 2023-24 में कि अब आपको याद रखना जरूरी है। चलिए झारखंड की तरफ चलते हैं भाई, छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं ना, झारखंड तो पहुंच गए। छत्तीसगढ़ में हरेली, हरेली, छेरछेरा, छेर छेरा और बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा, ये आपके छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। देखो भाई लिखने में कितना हमको दिक्कत हो रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आता है, बस आप वीडियो को शेयर करो भाई, कुछ पैसा आ जाए, फिर आप लोग के लिए हम भी थोड़ा बढ़िया सा अपना सेटअप बैठा लेंगे और आप लोग को डिटेल्स में एक एक प्रश्न को मजे से पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो 1824 का जो रामोसी विद्रोह
भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? भाई बहुत ही चर्चा में रहा है 2023-24 के पेपर में रामोसी विद्रोह। करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र होगा। कब हुआ था? 1824 में हुआ था। 1824 में रामोसी विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। अब बताइए किसके किसके बीच हुआ था? ये जो रामोसी समुदाय है मेरे भाई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये विद्रोह देखने को मिला था 1824 में। भैया डिटेल्स में बता रहे हैं तो वीडियो में लाइक नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ लाइक होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में फार्मूला ई सबसे पहली रेस का नाम क्या है जिसे तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 2023 में इसका आयोजन कराया गया। ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें मैं डिटेल क्या ही बताऊं भाई, ठीक है, करंट अफेयर्स का था। अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ में 38 मरीजों की मौत अपनी चिकित्सा प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित में किस स्कीम की योजना बनाई? तो विजन 2035 नाम का योजना बनाया। जब 38 मरीज की मौत के बाद चिकित्सा प्रणाली में सुधार करने के लिए कौन? महाराष्ट्र सरकार ने ये विजन 2035 लाया। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कृत्रिम सूचक का चयन करें। तो मेथिल ऑरेंज आपका कृत्रिम सूचक हो जाएगा, जबकि हल्दी, लिटमस और गोभी का रस आपके प्राकृतिक हो जाएंगे, ठीक है ना भैया, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 58 हो जाएगा भाई, जिसमें बताया गया राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 58 में चर्चा किया गया। यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ आर्टिकल दिया जाए भाई, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 में बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा मेरे भाई, ठीक है, प्रेसिडेंट भारत का एक होगा। आर्टिकल 52 बताता है। आर्टिकल 53 क्या बता दिया? तो आर्टिकल 53 बताता है संघ की जो कार्यपालिका है भाई उसकी शक्ति किसमें होगी? तो राष्ट्रपति के पास होगी। ये आर्टिकल 53 बताता है। 54 आर्टिकल देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव का तरीका क्या होगा भाई, ये कौन बताता है? आर्टिकल 54। और 55 क्या बताएगा, यानी 55 नंबर का अनुच्छेद बताता है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में डिटेल बताता है आर्टिकल 55। तो भाई डिटेल्स में देख रहे हो, ठीक है, मजा आ रहा होगा भाई। और कुछ ही पेपर में करा दूंगा ना, उसके बाद देखोगे रिवीजन होगा भाई, ठीक है, क्या होगा? रिवीजन होगा, बार बार पेपर में रिपीट होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल उद्योग का एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल बोलते हैं इंग्लिश में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है। अब जल्दी से हंसते हंसते बताना है सेल की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर कमेंट बॉक्स में छापो सेल की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2023 में नवे ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। अब बताओगे ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, देश हैं? जल्दी से बता दो तो देखते हैं कौन कौन एकदम सीरियस है मेरा भाई, ठीक है, नौकरी के लिए। ब्रिक्स में वर्तमान समय में कुल कितने देश शामिल हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। या फिर ब्रिक्स के बारे में जितना जानते हो सारा का सारा कमेंट बॉक्स में भरो, ठीक है, फटाफट भर दो, हम सबका कमेंट बॉक्स चेक करते हैं। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तंभ ए और स्तंभ बी का सही ढंग से मिलान करता है? स्तंभ ए में खाद्य घटक और स्तंभ बी में पाचन में शामिल एंजाइम दिया गया है। देखो मेरे भाई, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, याद है? तो जल्दी से बताओ, ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है, यानी एक का सी में मिलान हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा भाई? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और बचा हमारा वसा, तो वसा का हो जाएगा लाइपेज, यानी 3 का हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था भाई, ध्यान रखना। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां का। कब इसका कार्य शुरू किया गया? 1632 में। अब बन के कंप्लीट कब हुआ? 1653 में। जल्दी से बताओ हंसते हंसते, क्यों करवाया था ताजमहल का निर्माण भाई, और तुम उसके लिए किस चीज़ का निर्माण कराने वाले हो नौकरी लगने के बाद, ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न 25 नंबर। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी है? करेक्ट आंसर होगा दिलीप कुमार की ये ऑटोबायोग्राफी है मेरे भाई, आत्मकथा है। नाम याद रखना, पेपर में इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी, दिलीप कुमार जो कि एक अभिनेता है, इनकी आत्मकथा है। तो 25 प्रश्न हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा भाई, क्योंकि आपको यहाँ मिल रहे हैं 25 प्रश्न के बदले आपको मिनिमम 50 प्रश्न तो कराया जा रहा है, ठीक है, 50 प्लस प्रश्न आपको करा दिया गया। और सारे के सारे प्रश्न पेपर में फंसने वाले प्रश्न हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कराया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।